बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विज्ञान यानी साइंस का अध्याय 8 पादप में जनन। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और सबसे पहले आपके लिए क्या है यहाँ पर, जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम कहलाता है। तो क्या कहलाता है यहाँ पर आपको लिखना होगा। अगला है बच्चों ख, ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होता है पुष्प कहते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ आपको लिखना है। फिर आपके लिए ग, पराग कणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम कहलाता है। तो क्या कहलाता है यहाँ आपको लिखना है। अगला है बच्चों घ, नर और मादा युग्मकों का युग्मन कहलाता है। तो क्या कहलाता है यहाँ पर आपको लिखना होगा। फिर आपके लिए च, बीज प्रकीर्णन, और यहाँ पर आपके लिए 2 रिक्त स्थान दे रखे हैं बच्चों, और यहाँ पर एक रिक्त स्थान के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपको 3 रिक्त स्थान भरने होंगे। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों ध्यान देंगे, क में लिखेंगे आप कायिक प्रवर्धन, ठीक है। दूसरा आपका ख है, इसमें लिखेंगे एक लिंगी, और ग में लिखेंगे परागकण। इसी प्रकार से घ में लिखेंगे युग्मनज, और च में जहाँ पर 3 रिक्त स्थान आपको भरने, यहाँ पर लिखेंगे पवन, दूसरे में जल और तीसरे में जंतुओं, ठीक है। इस प्रकार से आप अपने रिक्त स्थानों को भर सकते हैं बच्चों, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न है आपका, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण भी दीजिए। तो यहाँ पर आप उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों। उत्तर लिखेंगे अलैंगिक जनन की विधियाँ, हेडिंग डालकर लिखेंगे, पॉइंट बनाकर लिखें। नंबर 1 कायिक प्रवर्धन विधि, हेडिंग डालकर लिखेंगे। फिर इस विधि में पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली, या फिर कह सकते हैं आप मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, गुलाब के पौधे की एक शाखा का पर्व संधि से काटकर शाखा का एक टुकड़ा निकाल लिया जाता है। इस टुकड़े को कलम कहते हैं। कलम को सीधा खड़ा करके इसका कुछ भाग मिट्टी में दबा देते हैं। कलम को प्रतिदिन पानी देते हैं। कुछ दिन बाद इससे जड़ और पत्तियां निकलने लगती हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों। दूसरा लिखेंगे आप मुकुलन विधि, और यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखेंगे, मुकुलन विधि में कोशिका से एक उभार के समान बाहर की ओर एक रचना निकलती है। इसे मुकुल या कली कहते हैं। यह मुकुल वृद्धि करता है और परिपक्व होकर मात्र कोशा से अलग हो जाता है तथा स्वतंत्र होकर कार्य करता है। कभी कभी मुकुल मात्र कोशा में लगे रहकर भी नए जीव उत्पन्न करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं बच्चों, थोड़ा ईस्ट पाउडर लेकर इसे एक ऐसे बर्तन में डाल देते हैं जिसमें कुछ जल हो। इस जल में एक चम्मच शक्कर डालकर घोल लेते हैं। कुछ समय बाद कोसा से एक उभार के समान मुकुल निकलने लगते हैं, ठीक है बच्चों। अगला लिखेंगे नंबर 3 खंडन विधि, और यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखेंगे, खंडन विधि से अलैंगिक प्रजनन सामान्य रूप से एक कोशीय जीवों में होता है। इस विधि में जीव का शरीर 2 भागों में टूट जाता है। इसमें अनुकूल परिस्थिति में परिपक्व कोशिका का केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इसके पश्चात कोशिका द्रव्य भी 2 भागों में विभाजित होकर 2 कोशिकाओं को जन्म देता है, जो स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, जलाशयों में शैवाल जल और पोषक तत्व पाकर 2 या 2 से अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। प्रक्रम निरंतर चलता ही रहता है, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे नंबर 4 बीजाणु निर्माण विधि, और यहाँ पर लिखेंगे यह अलैंगिक जनन की विधि है। इस विधि द्वारा जीवाणु जनन करते हैं। जीवाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढके रहते हैं, इसलिए लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित होकर नए पौधे बनाते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं बच्चों, फर्न अनुकूल परिस्थिति पाकर नए पौधों का निर्माण करते हैं। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाइए। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों,
पुष्प पादप का जनन अंग होते हैं। पुष्प में पुंकेसर नर जनन अंग तथा स्त्री केसर मादा जनन अंग है। पुंकेसर में परागकोश होता है जिसमें परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केसर में अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक यानी कि अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। युग्मनज भ्रूण के रूप में विकसित होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखें बच्चों और साथ साथ याद भी करते रहें। इसके बाद बात करते हैं, चौथा प्रश्न है अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर बताइए। तो यहाँ पर आपको लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करना है। कैसे लिखेंगे उत्तर में? उत्तर लिखेंगे लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, और इसके लिए आप ठीक इस प्रकार से एक टेबल बना लें बच्चों, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई बात समझ में? और इसके बाद एक तरफ लिखेंगे लैंगिक जनन और दूसरी तरफ अलैंगिक जनन। आई बात समझ में? इसके बाद लैंगिक जनन में लिखेंगे लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि अलैंगिक जनन में नर एवं मादा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, दूसरा अंतर लिखेंगे बच्चों, नए जीव की उत्पत्ति दोनों से होती है, जबकि अलैंगिक जनन में लिखेंगे नए जीव की उत्पत्ति एक ही जनक से होती है। अगला लिखेंगे अंतर तीसरा, इसमें निषेचन की क्रिया होती है, और अलैंगिक जनन में लिखेंगे इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। फिर बात करते हैं, यहाँ पर पांचवा प्रश्न है किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों को नामांकित कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक चित्र बनाना होगा पुष्प का बच्चों, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है पुष्प का चित्र। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका, पुंकेसर, बीजांड, दल, बाह्य दल, और साथ में आप देख सकते हैं अंडाशय, योजी, परागकोश, लघु बीजधानी, पुंकेसर, आप देख रहे हैं यहाँ पर पुष्पीय अक्ष, पुष्पासन और पुष्प वृंद। तो इसी प्रकार से आप नाम लिखेंगे, और एक चित्र चाहे तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक से देखकर बना सकते हैं बच्चों, और चाहे यहाँ देखकर, लेकिन आप इस चित्र को जरूर बनाएं। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है छठा, स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर बताइए। तो यहाँ पर आप उत्तर में लिख सकते हैं स्वपरागण और परपरागण में अंतर, और हेडिंग डालकर सबसे पहले लिखेंगे आप स्वपरागण, और यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, दूसरा लिखेंगे परपरागण, और यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखेंगे जब किसी एक पुष्प के परागकण किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने इस प्रश्न का उत्तर। आगे देखते हैं बच्चों, सातवां प्रश्न है पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है। तो क्या लिखेंगे उत्तर बच्चों? आपने पाठ में पढ़ा होगा, उत्तर लिखेंगे पुष्पों में निषेचन, और हेडिंग डालकर लिखेंगे पुंकेसरों के पराग कोशों से परागकण स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यहाँ इनका अंकुरण होता है, जिसके फलस्वरूप पराग नलिका बनती है। पराग नलिका वर्तिका में प्रवेश करके अंडाशय में पहुंचती है। अंडाशय में बीजांड होते हैं जिसमें अंडाणु होते हैं। पराग नलिका बीजांड में नर युग्मक छोड़ती है। नर एवं मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं। इस प्रकार पुष्पों में निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन के पश्चात बीजांड एवं अंडाशय परिवर्धित होकर क्रमशः बीज एवं फल बनाते हैं। आई बात समझ में? सातवें प्रश्न का उत्तर है बच्चों, आप ठीक इसी प्रकार लिखें और याद भी करते रहें। अगला है फिर आठवां प्रश्न आपके लिए, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। ठीक है, और इसके बाद पॉइंट बनाकर लिखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पवन द्वारा प्रकीर्णन, और यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कुछ पादपों के पंख युक्त बीज जैसे सहजन, द्विफल और घासों के हल्के बीज, मदार के रोमयुक्त बीज, सूरजमुखी के रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक पहुंच जाते हैं और वहां जाकर प्रकीर्णित हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा लिखेंगे जल द्वारा प्रकीर्णन, और यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कुछ बीज अथवा फल जल के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों के आवरण स्पंजी अथवा
तंतुमय होते हैं, जिससे वे जल में आसानी से तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते हैं, जैसे नारियल। ठीक है। अगला लिखेंगे नंबर 3, जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। और यहाँ पर लिखेंगे कुछ बीजों का प्रकीर्णन जंतुओं द्वारा होता है। इस प्रकार के बीजों में ऐसी संरचनाएं होती हैं जिससे ये जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूर स्थान पर पहुंच जाते हैं। ऐसे बीज कांटेदार अथवा हुक जैसी संरचनाओं के होते हैं, जैसे यूरेना, जेंथिम आदि। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों 9वां, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी में दिए गए जीवों से मिलान कीजिए। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर प्रश्न, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कॉलम ए और कॉलम बी, इनका आपने मिलान करना है। देख रहे हैं ना आप, कली, मुकुल, आंख, खंडन, पंख और बीजाणु। इधर है मैपिल, स्पाइरोगाइरा, ईस्ट, डबल रोटी की फफूंद, आलू और गुलाब। तो इनका आपने मिलान करना है। किस प्रकार करेंगे आइए देख लेते हैं। आप ठीक इस प्रकार से लिखे, कै के साथ मिलाएंगे आप थर्ड वाला यानी ईस्ट, और ख के साथ आलू। ठीक है। और ग के साथ बच्चों स्पाइरो गायरा। ठीक है। और घ के साथ मिलाएंगे मैपिल। देख रहे ना आप यहाँ पर, और च के साथ मिलाएंगे डबल रोटी की फफूंद, और आपका मिलान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। इसके बाद आता है फिर आपका 10वां प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। और क्या है आपके लिए, पादप का जनन भाग होता है उसका, और क्या होगा यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, पत्ती, पर्ण, तना, मूल और पुष्प। यहाँ पर आपको सही ऑप्शन चुनना है। क्या होगा बच्चों, उत्तर में आप लिख सकते हैं पुष्प। आई बात समझ में, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद अगला है ख, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। तो क्या कहलाता है, यहाँ पर आपके ऑप्शन है, आप देख रहे हैं निषेचन, परागण, जनन और बीज निर्माण। तो यहाँ पर जो है आपको सही ऑप्शन चुनना है बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं निषेचन। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। और इसके बाद ग है बच्चों, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। और ऑप्शन है आपके बीज में, पुंकेसर में, स्त्री केसर में या फिर फल में। तो आप उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों फल में, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। इसके बाद है घ, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। तो क्या क्या है यहाँ पर आपके ऑप्शन, गुलाब, डबल रोटी की फफूंद, आलू और अदरक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, उत्तर में आप लिख सकते हैं सेकेंड वाला बिल्कुल सही है, डबल रोटी की फफूंद। आई बात समझ में, इस प्रकार से आप इनका उत्तर लिख सकते हैं। इस प्रश्न के साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 7 साइंस यानी कि विज्ञान के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे वीडियो। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।